हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज जो हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक रहेगा नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, उसको हम समझेंगे। कितनी प्रकार की होती है वो भी समझेंगे। फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर अपन लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखें, क्योंकि उसमें मैंने नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, इसकी अभिक्रिया कैसी होती है, कि विखंडन होने पर कितनी एनर्जी निकलती है, यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने निकाल के दिखाया था। और आज उसी का टॉपिक चलेगा, पहले नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज होगा नाभिकीय संलयन। तो आइए मेरे भाई सीधे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले टॉपिक पे, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसको हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हम मेरे भाई क्या कह सकते हैं इसको, श्रृंखला अभिक्रिया। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंग 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 श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया है। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना। पीछे मैंने इसका डेमो दिया है, अगर आप पीछे वाली क्लास लेते हैं तो आप उसमें समझ पाएंगे कि ये चीजें, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आपने वहां पे बताया है। अब यहाँ पे यही चीज क्या होने वाली है, डिटेल में चलने वाली है। यही चीज मेरे भाई यहाँ पे क्या होने वाली है, डिटेल में क्या होने वाली है, डिटेल में चलना है ये। तो देखो मेरे भाई, समझो समझो समझो। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, पता है हमारे पास क्या है, एक यूरेनियम 92 235 है। हमारे पास क्या है, यूरेनियम 92 235। तो देखो यह सुनना, पहले ध्यान से समझना है पहले, फिर हम लिखेंगे, या फिर पहले लिख दें, नहीं पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक यूरेनियम है, इसको हम लोग कहते हैं यूरेनियम। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि देखिए बढ़िया, कलर में लेते हैं। पहले बीचों बीच आपको समझा देते हैं। अरे ऐसा करते हैं ना, एक मिनट और अच्छा करते हैं, सर्कल ले लेते हैं पूरा। ये ये हमारा क्या है, एक यूरेनियम है। ध्यान से सुनिएगा भाई, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है। अब यूरेनियम के अंदर मेरे भाई क्या है, यूरेनियम यानी 92 235। यूरेनियम 92 235 लिया गया। अब इस पर क्या किया जाता है, अब इस वक्त एक मंदगामी, कौन से गामी, मंदगामी, पीछे इसका बताया है डेमो भाई, मंदगामी न्यूट्रॉन यानी कि 0 n 1 कह सकते हैं, क्या करते हैं, का बमबारी करते हैं। जैसे ही यूरेनियम 92 235 पर क्या करते हैं हम, यूरेनियम 92 235 पर हम क्या करते हैं, मंदगामी न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं, या हम इसको उसको इसके ऊपर भेजते हैं। तो हमने देखा था कि ये दो चीजों में टूट जाता है। कितनी चीजों में, दो चीजों में। एक तो हमारा क्या था, अगर आपको याद हो, बेरियम। दूसरा क्या था मेरे भाई, आपको याद हो तो, दूसरा क्या था, दूसरा आपका था क्रिप्टॉन। दूसरा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओहो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा बन जाए यार छोटू। चल क्रिप्टॉन, Kr। तो दो चीजों में टूटता था, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलते थे, सॉरी कितने प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन निकले थे, तीन। एक ये, एक इस तरह से, और एक इस तरह से। तीन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। क्या होते हैं, तीन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है सर। पहले हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन का यूरेनियम पे बमबारी कराई, दो हल्के नाभिक में टूट गए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और तीन न्यूट्रॉन इसके साथ निकलता है, प्लस एनर्जी। और जो एनर्जी हमने बताया था, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपार एनर्जी निकलती है। ठीक है। फिर अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये जो है, ये जो अपना है, मैं लिख देता हूं उसको, ये जो न्यूट्रॉन है अपना 0 n 1 0 n 1 0 n 1,
फिर से क्या करता है, यूरेनियम पर बमबारी कराता है। यहाँ पे क्या है, एक यूरेनियम फिर से रखा है। मैं फिर से थोड़ा सा गोले का प्रयोग करूंगा। एक यूरेनियम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक यूरेनियम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे तीन यूरेनियम है। अब ये क्या करेगा मेरे भाई, अब ये न्यूट्रॉन जाके इससे टकराएगा, इससे मंदगामी न्यूट्रॉन इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा और ये वाला इससे टकरा ही रहा है। ये जब इससे टकराएगा तो जो यूरेनियम 92 235 है, यूरेनियम 235 लिख दो, 92 बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अब ये क्या होगा, देखो फिर से टूटेगा। फिर 3 न्यूट्रॉन क्या किए, फिर से क्या किए, यूरेनियम पे बमबारी करेंगे, यहां से फिर से ये टूटेगा अपना वही बेरियम में, और यहाँ पे टूटेगा अपना, थोड़ा सा फिगर चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टॉन में टूटेगा। यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। जरा थोड़ा सा सुन, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक ये और एक ये। 3 न्यूट्रॉन भाई फिर निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे। ऐसे सिमिलर प्रोसेस इसमें होगा। यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं ताकि विजुलाइज हो जाए। यहाँ से एक बेरियम निकलेगा, Ba, है ना। फिर यहाँ से एक क्रिप्टॉन, फिर यहाँ से एक क्रिप्टॉन निकलेगा। ओहो, थोड़ा सा दूर लेते हैं प्रक्रिया को। यहाँ पे एक क्रिप्टॉन फिर निकलेगा Kr, और यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन ये 3 न्यूट्रॉन। और फिर यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा, फिर से कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बेरियम फिर से बेरियम में टूटेगा, और यहाँ फिर से क्या होगा, क्रिप्टॉन में टूटेगा, ठीक है। या फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। अब ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे ना, फिर से ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से ये जो तीनों न्यूट्रॉन हैं 0n1 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 0n1, ये फिर से इलेक्ट्रॉन क्या, ये जो न्यूट्रॉन है फिर से जाके क्या करेंगे, यूरेनियम 92 पे क्या करेंगे, टकराएंगे। इस बार क्या होगा, 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब मंदगामी न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर डाला जाता है, बमबारी कराया जाता है, तो 3 अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः 3 अन्य न्यूट्रॉन यूरेनियम 92 पर फिर से टक्कर कर रहे हैं, तो अन्य 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 प्रक्रिया करके ये 9 न्यूट्रॉन उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और एक क्या हो जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी, श्रृंखला। देख रहे हो पहले आप ध्यान से मेरे भाई, पहले यूरेनियम पे ध्यान से देखो, चित्र में देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब आप देखो। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई, एक यूरेनियम था, वहां से क्रिप्टॉन और बेरियम टूट गया और 3 न्यूट्रॉन टूटा। अब ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम पे बमबारी कराएंगे, फिर से क्या हुआ, बेरियम और क्या है, क्रिप्टॉन में सब टूट गए तीनों, लेकिन 3 यूरेनियम उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद फिर ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो इस बार कितना यूरेनियम निकलेगा, 9। तो ये प्रक्रिया आपकी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। क्या होती है, श्रृंखला, एक चैन बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। तो अब हम इसको लिख के बताते हैं, इसको प्रोसेस को थोड़ा करते हैं छोटा। बस इतने में हो जाएगा। देखो ये अभिक्रिया आपकी जो है, ये मेरे भाई चलती रहती है। क्या होती है, चलती रहती है, कोई रोक जो है, चैन बनता रहता है इस तरह से। तो ये यहाँ से अभिक्रिया आपकी चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओहो, ओह माय गॉड। चल, यहाँ पे जो अभिक्रिया वैसे से, ओह माय गॉड, दैट्स इट, रुक जा। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, ये यहाँ पर एक, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे चैन मतलब आगे बनता ही जाता है। तो लगातार ये चैन बनता जाएगा, अन्य न्यूट्रॉन यूरेनियम पे लगातार टकराते जाएंगे, श्रृंखला बढ़ती जाएगी।
इस तरह से एक चैन बन जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि लिखने में क्या लिखना है आपको। तो लिखेंगे जब, ओहो इतना मोटा कैसे चल गया जी। जब 0n1 न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर बम बारी कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है, तो यह तो यह तीन तीन अन्य न्यूट्रॉन तीन अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, अभी एक तीन न्यूट्रॉन ये देखो उत्पन्न किया है, तीनों न्यूट्रॉन है ना, उत्पन्न करता है। ठीक है, तीन अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न कर दिया, सही बात है भाई। अब ये जो तीन अन्य न्यूट्रॉन है पुनः यूरेनियम पे बमबारी कराए जाएंगे। ये तीनों न्यूट्रॉन ये तीनों न्यूट्रॉन ये तीनों न्यूट्रॉन तीन अन्य यूरेनियम के साथ अभी क्रिया करके क्रिया करके नौ न्यूट्रॉन बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं ना चित्र में, यही मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था, देख लो आप। एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। इस तरह से ये 9 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बनाते हैं। यह प्रक्रिया, अब ये ऐसी प्रक्रिया चलती जाएगी। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया लगातार लगातार चलती रहती है, चलती रहती है। लगातार क्या होती है, चलती रहती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अभिक्रिया को को श्रृंखला श्रृंखला अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहते। आई होप समझ गए आप, आई होप कि समझ गए आप। एक न्यूट्रॉन के यूरेनियम पे बमबारी कराएगी तो 3 न्यूट्रॉन निकले। अभी 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 क्या करेंगे, यूरेनियम पे बमबारी कराएंगे तो 9 न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है ना। और यही अपना चैन बन जाता है, तो इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर। अब श्रृंखला अभिक्रिया जो है अपनी दो प्रकार से होती है। श्रृंखला अभिक्रिया जो अपनी होती है वो कितनी प्रकार से होती है मेरे भाई, दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होती है अपनी क्या, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है अनियंत्रित। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको हम नियंत्रित कर पाते हैं, और दूसरी जो होते हैं उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते। तो पहली जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, जो है चेंज कर देते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक आपकी है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया,
पहली क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई। दूसरी क्या होगी, अनियंत्रित। तो भैया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और नियंत्रित करके हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, मैं बताते चलूंगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट, बहुत ज्यादा डिप्थ में नहीं जाना है इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या करें, नियंत्रित कर पाए। जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की बमबारी बार बार कहाँ हो रही है, यूरेनियम पे, लगातार अभिक्रिया चैन बनती जाए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, रोक पाए। अब इस अभिक्रिया को हम लगातार जो बढ़ती जा रही है, इस अभिक्रिया को रोक पाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रित अभिक्रिया। नियंत्रित जो अभिक्रिया है वो परमाणु भट्टी है, नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसी अभिक्रिया पे कार्य करता है। नाभिकीय भट्टी कहे या नाभिकीय रिएक्टर, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा टाइम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि नाभिकीय नाभिकीय भट्टी नाभिकीय भट्टी, ये नाभिकीय, इसी को रिएक्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं या नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर इसी अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर इसी, इसी मतलब, इसी मतलब श्रृंखला अभिक्रिया पर, इसी अभिक्रिया पर, अभिक्रिया पर आधारित है। अभिक्रिया पर, इसी अभिक्रिया पर अपने क्या है, आधारित है, आधारित है। अब नाभिकीय भट्टी क्या है, जरा सुनना। देखो नाभिकीय भट्टी में होता क्या है, ध्यान से सुनो आप। नाभिकीय भट्टी में हम लोग क्या करते हैं भाई, नाभिकीय भट्टी में सिंपल सी बात, आपको छोटी छोटी बातें मैं बता दूं। देखो नाभिकीय भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जो नाभिकीय भट्टी, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है नाभिकीय भट्टी, जो है नाभिकीय रिएक्टर कट चुका है, बोर्ड एग्जाम से कट चुका है, तो मैं थोड़ी सी बात आप सुन लें कि जो नाभिकीय भट्टी से प्राप्त उष्मा है, जब उसको भट्टी को हम बनाते हैं, हालांकि अमेरिका में बनाई गई है एक भट्टी, तो जो नाभिकीय भट्टी से जो उष्मा प्राप्त होती है, उस उष्मा से हम लोग क्या करते हैं, पानी को उबाला जाता है। जो उसमें नाभिकीय भट्टी से क्या करते हैं, उष्मा निकलती है, उस उष्मा से हम करते हैं पानी को उबालते हैं, और पानी को उबाल कर करते क्या है, बिजली बनाने का काम आता है। किसके बनाने का काम आता है, बिजली बनाने के, सॉरी बिजली बनाने के क्या आता है, काम में लेते हैं हम इसको। किसके काम में लेते हैं, बिजली बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, छोटी सी बात है, पॉइंट वाइज लिखते चलो, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे सही रहे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई मैं लिख दे रहा हूं कि नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है। पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में है नहीं अपने। नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी, ओहो, नाभिकीय भट्टी से प्राप्त उष्मा, प्राप्त उष्मा, प्राप्त उष्मा से, प्राप्त उष्मा से पानी को उबाला जाता है, जिससे, जिससे बिजली, बिजली बनाई जाती है। देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अगर ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये वाली जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को आप अगर नियंत्रित कर लेते हैं, तो उसको हम नाभिकीय, इस नियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी में हम क्या करते हैं, इसमें जो अगर हम नियंत्रित इसको कर लिए, तो अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं
तो नाभिक की भट्टी में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको उससे हम पानी को उबाला जाता है और इससे क्या बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बिजली। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई कि अगर हम अभिक्रिया को नियंत्रित कर ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारे ये बहुत काम की आएगी ऊर्जा। क्योंकि हम क्या करेंगे भाई, उस भट्टी से उस पानी को उबाल कर क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। और बिजली हम लोग बना लेंगे तो हमारे खुद की बिजली होगी। तो ऐसा लोग कहते भी हैं कि जो तृतीय अगला विश्व युद्ध होगा ना, अगला विश्व युद्ध होगा वो क्या होगा, पानी के लिए ही होगा, क्योंकि पानी ही मेन इंपॉर्टेंट चीज बन गया है जी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मैं और बात बता दूं कि आपको एक जानकारी के लिए बात बता दो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे। जानकारी के लिए मैं आपको बात बता दूं कि 1 किलोग्राम, देखो सुनो, ऐसे समझो, आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 केजी कोयला है। 1 केजी क्या है, कोयला है। केजी कोयले का, 1 केजी कोयले एवं 1 केजी नाभिक यूरेनियम का। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, 1 केजी कोयले का अगर हम दहन करते हैं, क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो एक, जैसे मान लो इसका हम क्या करते हैं, दहन करते हैं। 1 केजी कोयला क्या है, इसका हम क्या करते हैं, दहन। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, इससे जो एनर्जी निकलेगी मेरे भाई, क्या कर रहे हैं हम, दहन कर रहे हैं। इससे जो एनर्जी निकलेगी, आपकी एनर्जी, आप सुनना मेरी बात, बहुत काम की चीज और आपकी जानकारी के लिए बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। आप तो 1 किलोग्राम कोयले के दहन करने पर जो प्राप्त ऊर्जा है, इस ऊर्जा से क्या है, इस ऊर्जा से 100 वाट, 100 वाट के, 100 वाट के बल्ब को 8 घंटे, 100 वाट के बल्ब को कितने घंटे, 8 घंटे आप क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात थी कि 1 किलोग्राम कोयला है, उसका दहन किया जाएगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे हम 100 वाट के बल्ब को 8 घंटे जला सकते हैं। ठीक है, अगर यही हो जाए क्या आपका, यूरेनियम, मेरे भाई अब समझो तुम, खतरनाक चीज आई है। अगर 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम क्या रहे, 1 किलोग्राम, 1 केजी क्या रहे, यूरेनियम रहे, क्या रहे, 1 केजी यूरेनियम हो आपके पास, इसका अगर दहन किया जाए, दहन किया जाए तो जो इससे एनर्जी निकलेगी, इससे क्या होगी, जो एनर्जी निकलेगी भाई साहब, जो खतरनाक एनर्जी निकलेगी, इससे जो एनर्जी निकलेगी उससे क्या होगे, 100 वाट का बल्ब है ना, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब मेरे भाई, अब सोचो, 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट के बल्ब को 3 × 10⁴ वर्ष, 3 × 10⁴ वर्ष तक जला सकते हैं। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वर्ष तक लगातार क्या करते हैं, 1 किलोग्राम, 8 घंटे रोज, क्या है, 8 घंटे की बात हो रही है। ये घंटे कितने, 8 घंटे, 8 घंटे रोज 1 किलोग्राम यूरेनियम को दहन करने से जो ऊर्जा मिलती है, 100 वाट के बल्ब को 8 घंटे रोज, 3 × 10⁴, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 30,000, सॉरी मैंने 10,000 बोल दिया था, 30,000 वर्ष तक क्या कर सकते हो, 100 वाट के बल्ब को जला सकते हो। सोचो, ये जो यूरेनियम इतना महंगा है, इतना खतरनाक है। क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के बाद हमारे पास एक और अभिक्रिया होती है, दूसरी, हमारी अभिक्रिया जो होती है वो होती है अनियंत्रित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, दूसरी, पहले तो मैंने बता दिया, अनियंत्रित अभिक्रिया, अनियंत्रित, अनियंत्रित अभिक्रिया।
यार क्या लिख देता हूँ, अनियंत्रित अभिक्रिया। अनियंत्रित अभिक्रिया में क्या होगा भैया, देखो नाम से क्या स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पा रहे, बढ़ती जा रही, चैन बढ़ती ही जा रही। जैसे बैक में देखो, ये जो रिएक्शंस अभी मैंने, ये जो चीजें मैंने चित्र के द्वारा समझाया है, इस अभिक्रिया को क्या किया जाए, अगर रोक लिया जाए, इस अभिक्रिया को अगर रोक लिया जाएगा तो नियंत्रित अभिक्रिया बता पढ़ते हैं। और नियंत्रित अभिक्रिया का क्या काम है, नाभ की भट्टी में काम है, और क्या नाभ की भट्टी का क्या क्या काम है मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन आगे बढ़े, इसी अभिक्रिया को अगर आप नहीं रोक पाते हैं, इस अभिक्रिया को आप नहीं रोक पाते हैं, ये जो अभिक्रिया है आपकी बन जाएगी क्या, अनियंत्रित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, अनियंत्रित अभिक्रिया। मतलब अब इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो इस अभिक्रिया पे जो हमारा परमाणु बम आधारित है, इस अभिक्रिया पर हमारा क्या है, परमाणु बम। यहां लिख देते हैं, इस अभिक्रिया पर, अभिक्रिया पर, इस अभिक्रिया पर परमाणु बम, परमाणु बम आधारित है, आधारित है। क्या इतनी बात आपको पता है, क्या इतनी बात आपको पता है? यस सर, यस सर, इतनी बात तो हमें पता है, इतनी बात तो हमें क्या है, पता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतनी बात मेरी क्या है, पता है। तो देखो, और मैं इसके बारे में बताऊं, और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे रहा हूं। देखो अभी इसके बारे में बता ही दे रहा हूं तुमको पॉइंट, क्योंकि जानकारी के लिए ठीक है, जानकारी होना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, जब नाभिकीय विखंडन हुआ तो भैया हमने तो बेरियम और क्रिप्टॉन निकाल लिया। नियंत्रित अपक्रिया भी बता दिया, अनियंत्रित अपक्रिया में परमाणु बम। अब परमाणु बम देखो, जो पहला परमाणु बम है आपको पता है 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945 में, 1945 में जापान के, जापान के, ओहो, जापान के, पता है कहाँ, हिरोशिमा, हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। दूसरा, पहला तो हीरो है, हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त। सोचो ये किसने किया था, अमेरिका ने। दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था। कितना, 9 अगस्त को 1945, 3 दिन बाद जापान में, जापान के नागासाकी, 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 नागासाकी शहर में गिराया गया था, शहर में गिराया गया था भाई साहब। सोचो तब भी आज वो शहर कितना विकसित कर लिया है, तब भी आज वो शहर और वो देश जापान कितना विकसित कर लिया है। और जो परमाणु बम गिराया गया था पहला वाला, उसका नाम था लिटिल बॉय। जो पहला परमाणु बम 6 अगस्त हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो उसका नाम था फैट मैन। ये अमेरिका द्वारा गिराया गया था दोनों। उसके बाद जो भारत है ना, भारत ने परमाणु बम, अब सुन लीजिए मैं लिखाऊंगा नहीं, भारत ने जो परमाणु बम, राजस्थान का एक स्थान है पोखरन में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु बम का आयोजित किया। और इसका इन्होंने नाम क्या रखा था, मुस्कुराते बुद्धा, क्योंकि शायद उस दिन पूर्णिमा वगैरह थी। और ये 18 मई 1974 की बात है, इसका परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए भैया। तो ये जो है अनियंत्रित अभिक्रिया, इन क्रियाओं को क्या कर सकते हैं, अभिक्रियाओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इसमें हम परमाणु बम पढ़ेंगे। और परमाणु बम, 2 बम आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ गिराया गया है, ये मैंने बता दिया। अब भारत में किस नाम से बनाया गया था, मुस्कुराते बुद्धा के नाम से बनाया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। ठीक है मेरे भाई,
ये टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया है मैंने। अब ये टॉपिक खत्म है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नाभिकीय संलयन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई? नाभिकीय संलयन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई? क्या करना है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दूसरा आज का, नाभिकीय संलयन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विखंडन से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर इंपॉर्टेंट है। विखंडन से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन है, फ्यूजन। वो फिजन था, ये फ्यूजन है। ये इसको हम लोग समझेंगे मेरे भाई बहुत ही प्यार से, माँ से या दुलार से, लेकिन समझेंगे इसको हम प्यार से। चाहे जैसे समझना है लेकिन हमको इसको क्या करना है? समझना। ठीक है, देख मेरे भाई, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ये। ठीक है, ये हमारी है कि नाभिकीय संलयन क्या है भाई? मेरे सुनना, इसमें क्या होंगे? नाभिकीय संलयन में क्या होंगे? दो छोटे छोटे नाभिक हैं। इससे पहले मैंने इस पिछले वाले वीडियो में नाभिक के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में ग्राफ बनाया था, और हमने बताया था कि जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है वह नाभिक सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। और उसमें हमारा कौन सा आया था? फेरस। फेरस के नीचे वाले जितने भी तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 30 तक वो अस्थायी माना जाता है। उससे छोटे वाले तत्व क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, सॉरी अस्थायी होते हैं। और वो क्या करेंगे? वो छोटे नाभिक जैसे पेट्रियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेरियम हो गया, ये सब छोटे छोटे नाभिक क्या करते हैं? आपस में अपक्रिया करेंगे। अपक्रिया करके क्या करेंगे? एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। और यह अपक्रिया ऐसे पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, यह अपक्रिया उच्च दाब पर होती है। मतलब कि देखो, आप जैसे आपने लिया दो, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझे। पहले आपने ले लिया मेरे भाई वन वन एच टू, फिर ले लिया आपने वन एच टू, दो ड्यूटेरियम ले लिया। अब आप सोचो, दो ड्यूटेरियम नाभिक ले लिया आपने, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। अब जब दोनों को पास लाओगे, ध्यान से सोचो, दोनों को पास लाओगे ना, दोनों में क्या होगा? एक रिपल्सन फोर्स काम करेगी, और ये रिपल्सन फोर्स इन दोनों को पास आने नहीं देगी। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे? इसको इतना पास लाते हैं, इसको जोड़ते हैं, संलेत करेंगे। और संलेत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बाहर से काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और उठा के हम इसको उठा के यहां पर इसके एकदम पास लाएंगे। क्योंकि दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि नाभिकीय बल तभी काम करेगा, संलयित दोनों तभी होंगे जब दोनों नाभिकों के बीच की दूरी 10 के घाते -14 से 10 के घाते -15 के बीच में दूरी आएगी, तभी जाके आपका नाभिकीय बल क्या होता है? एक्टिव होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? संलयित होकर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं मेरे भाई। तो ऐसे नॉर्मल अभिक्रिया नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रक्रिया होती है इसमें। और ये समझते हैं। पहले पहले तो हम आपको डेफिनेशन के द्वारा बता सकते हैं। देखो, डेफिनेशन समझो, फिर रिएक्शंस में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। पहले तो मैं इसको हटाता हूं, फिर आपको पहले डेफिनेशन से हूबहू करा दूं। क्या है कि उच्च ताप एवं उच्च दाब पर दो हल्के नाभिक, प्रक्रिया से नहीं होती, लिखेंगे उच्च ताप एवं उच्च ताप। ताप कितना उच्च होता है? 10⁸। अभी मैं इस पे और बात करूंगा मेरे भाई, ध्यान सुनते रहो। उच्च दाब एवं उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिकों के, दो हल्के नाभिकों के संयोजन से, संयोजन से एक भारी नाभिक से, सॉरी, से एक भारी नाभिक, कौन सा नाभिक? भारी नाभिक का, भारी नाभिक का निर्माण होता है, या
भारी नाभिक बनता है, निर्माण होता है, भारी नाभिक का क्या होता है? निर्माण होता है मेरे भाई। इस अभिक्रिया को, मतलब ये जो संयोजन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, छोड़ दे इतना ही, नाभिकीय संलयन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, एग्जाम्पल आता है बस, ठीक है। इसको समझो मेरे भाई। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे नहीं जाऊंगा, मेरे भाई। पहले मैं बताऊंगा क्या, इस अपक्रिया को होने के लिए उच्च दाब, नंबर 1, लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, एग्जाम्पल पे मुझे नहीं जाता। उच्च दाब होना चाहिए, हमने बोला है उच्च, ओहो ये चा नहीं बन रहा है बच्चा, उच्च दाब। तो दाब उच्च कितना होना चाहिए? 10⁶ एटीएम, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक वायुमंडलीय दाब, एटीएम, एटीएम, ये क्या है अपना? वायुमंडलीय दाब। एवं उच्च ताप, उच्च ताप मैंने बोला है अभिक्रिया में, उच्च ताप, ताप कितना होनी चाहिए? लगभग 10⁷ से 10⁸ अब सोचो इतना ताप, केल्विन, इतना ताप कहाँ मिलेगा? इतना ताप हमें कहाँ मिलेगा? इतना ताप कहाँ मिलेगा? उच्च ताप, उच्च दाब एवं उच्च ताप, ताप कितना होना चाहिए? 10 इतना केल्विन पर यह अभिक्रिया होती है। दूसरी चीज ये है मेरे भाई कि इस अभिक्रिया में जो काम होता है ना, इस अभिक्रिया में जो काम होता है ना, दूसरी बात लिख लेना इसमें। इसको कई कई जगह लोग इसको आवश्यक शर्त के रूप में भी लिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से, ये जो अभी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बने उत्पादों, मैं इसको समझाऊंगा, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, कम होता, क्यों कम होता है? कम होता है, ये जो द्रव्यमान में कमी आई ना, द्रव्यमान में आई कमी को आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण के अनुसार, कमी को आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, पीछे चीजें मैंने ये बताया भी है। अब देखो रिएक्शन देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देख भाई रिएक्शंस क्या हैं, जैसे अब इसका रिएक्शन हम 3 स्टेप में कर सकते हैं भाई, और इसी सिद्धांत पे आपका जो है क्या काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, बात करते हैं। आइए रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन में क्या है जरा सुनना। हमारे पास क्या उदाहरण क्या है, उदाहरण देना जरूरी है भैया।
उदाहरण देना है। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिखा है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 2 पॉइंट नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, पर ये परिभाषा है ना, उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण में क्या किया हमने, 1H1 ले लिया, 1H2, तो क्या लिया 1H2, मतलब ये हमने क्या ले लिया है, ध्यान से सुनना, हमने 2 ड्यूटेरियम ले लिया है। क्या ले लिया है, 2 ड्यूटेरियम ले लिया है। अब इसको हम संलेप कराएंगे। भाई संलेप कराने के लिए हमने बोला था कि अधिक काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और हम क्या करेंगे, एक ड्यूटेरियम को दूसरे ड्यूटेरियम के पास लाएंगे, क्या करके, ऊर्जा लगा के इतना पास लाएंगे कि दोनों के बीच की दूरी 10⁻14 से 10⁻15 हो जाए। तो जो क्या होता है, नाभिकीय बल एक्टिव हो जाएगा। तो जब नाभिकीय बल एक्टिव हो जाएगा तो नाभिकीय बल की तुलना में जो प्रतिकर्षण बल है बहुत कम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये नाभिकीय बल क्या करेगा, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो है ही है, ये नाभिकीय बल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, संलेप करके एक बड़े नाभिक में निर्माण करेगा। बात सुनो मेरे भाई, एक बड़े नाभिक में क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो वही यहाँ पे क्या होगा, 1s2 यानी 2 ड्यूटेरियम परस्पर क्रिया करके क्या कर बनाएंगे, एक ट्राइटियम बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं, और प्लस 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 1H1 देखो 2 द्रव्यमान संख्या बैलेंस है, और प्लस बनाते हैं 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बना भैया, इतनी देते हैं, इतनी एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पहले स्टेप में। स्टेप नंबर 1, अभी भी ये अभिक्रिया पूरी नहीं हुई है, ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है मेरे भाई, क्योंकि अभी ये अनबैलेंस है, मतलब कि अस्थायी है। अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, ये जो रिएक्शन अलग अलग कलर से दूंगा। अब ये फिर से क्या करेगा, 1s3 यानी ट्राइट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ये ट्राइट्रियम क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, अस्थायी होने के लिए 1s2 से ड्यूटेरियम से परस्पर संयोग करेगा। ध्यान से सुनना भाई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अस्थायी होने के लिए, अस्थायी नाभिक है, अस्थायी होने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम ड्यूटेरियम से संयोग करेगा, तो यहां बनेगा 2He4, मतलब हीलियम बना लिया, प्लस बना लिया 0N1, प्लस एनर्जी देगा कितना, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दिया। फिर से क्या करेगा, अगेन करेगा। अभी भी क्या है, ये फिर से अब क्या करेगा, तीसरे स्टेप में मेरे भाई क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये क्या होगी अभिक्रिया, ये 3 स्टेप की अभिक्रिया आपको देना पड़ेगा जी, देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या कर लिया गया, 3 अणु ड्यूटेरियम ले लिया गया, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2, 3 अणु क्या ले लिया गया, ड्यूटेरियम ले लिया गया है। कितना, 3 अणु। अब 3 अणु ड्यूटेरियम क्या करेगा, उसमें संयोग करेगा तो एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्लस जो एनर्जी उत्पन्न करेगा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा को क्या करेगा, ये उत्पन्न करेगा, इतनी ऊर्जा को क्या करेगा, ये उत्पन्न करता है। तो ये 3 स्टेप में आपको रिएक्शन देना पड़ेगा नाभिकीय संलयन की। आप तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो, है ना, तो लेकिन इसको ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दो, आपके बहुत सही है। तो अभिक्रिया मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कितने ताप पे होगी। आप सोचो इतने ताप की हमें आवश्यकता पड़ेगी, बताइए इतना ताप कहाँ मिलेगा। इतना ताप मेरे भाई केवल सूर्य में है। किसमें है, केवल सूर्य में। और सूर्य में 90% क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे आधारित है, ठीक है। आई होप क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। क्या मैं बढ़ चलूं आगे मेरे भाई, क्या मैं बढ़ जाऊं आगे, यस सर, बढ़ चलो। क्या मैं बढ़ सकता हूं, यस, बोलो यस या नो, एस या नो। अब देखो, तुम समझो मेरी बात, अब इसका उदाहरण समझो। हालांकि एग्जाम्पल हो गया है, अब इस पे कौन कौन सी चीजें, जैसे मैं बताऊं कि कौन कौन सी चीजें जो है नाभिकीय संलयन पे काम करती है, कौन कौन सी चीजें क्या है नाभिकीय संलयन पे मेरे भाई काम करती हैं। तो पहला तो भैया हाइड्रोजन बम, पहले मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एक एक बार, हाइड्रोजन बम,
दूसरी चीज सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा जिसको कहते हो, है ना। सूर्य एवं तारों, सूर्य ऐसा लिख सकते हो, सूर्य एवं तारों, तारों में 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 अरे यार ढंग का चलता नहीं है, मेरे को लगता है गुस्सा। तारों में तापीय नाभिकीय संलयन होता है। इसको मैं करके दिखाऊंगा भी, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। और लिख सकते हैं हम लोग भैया इसी में दो चीज और मिलेंगी, कार्बन कार्बन चक्र, कार्बन चक्र मिलता है। सबके डिटेल में नहीं जाना है, बोर्ड के लिए प्राप्त नहीं है उतने, पर जरूरी है जानना। कार्बन चक्र और एक इसी में तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, प्रोटॉन 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 चक्र होता है। अब देखो समझो, मैं तुम्हें एक पहले जो है एक चीज बता रहा हूं, सुनना सुनना सुनना। सूर्य एवं तारों में जो तापीय नाभिकीय संलयन है, ये जो वाला पॉइंट है, जो हाइड्रोजन बम है भाई, देखो समझना, एक ही बताऊंगा, उसमें सारी चीजें लगभग इसी में छिपी हुई हैं। ध्यान से सुनना मेरा, क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है मेरे भैया, ध्यान से सुनना है। तो ये वाला टॉपिक मैं कॉपी करूं फिर से, और ये अब हमारी क्या है, ये समझ लो हेडिंग है, इसको हम हेडिंग के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा समझते हैं। देखो समझो मेरे भाई, समझो। हमें पता है संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सबको पता है, जिसे हम ताप तापीय अभिक्रिया कहते हैं, तापीय अभिक्रिया या तापीय नाभिकीय अभिक्रिया संलयन कहते हैं। तो भैया देखो ध्यान से सुनो, सूर्य एवं तारों के बीच हाइड्रोजन संलयित होकर, मेन बात बता रहा हूं, पहले तो देखो तापीय नाभिकीय संलयन क्या है या तापीय नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, संलयन की अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इस ऊर्जा को ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। मेन चीज क्या है कि सूर्य एवं तारों, सूर्य एवं तारों, ध्यान सुनो, सूर्य एवं तारों के बीच बीच 4 हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, 4 हाइड्रोजन संलयित होकर, संलयित होकर, संलयित होकर पॉजिटिव नाभिक बनाते हैं। कौन सा नाभिक बनाते हैं, पॉजिटिव नाभिक बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नाभिक बनाते हैं, और इसमें जो ऊर्जा मिलती है बहुत कम की, एवं 26 दशमलव या 27 दशमलव, है ना, 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, और इसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी कहते हैं, और इसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी कहते हैं। तो देखो मैं 4 स्टेप में रिएक्शन नहीं करूंगा,
मैं एक ही स्टेप में रिएक्शन को खत्म करने वाला हूँ मेरे भाई, समझना। और मैं कई सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको सुनना है, आप चाहो तो लिख लेना, मैं सिर्फ बताऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ बताने के लिए। तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, अब यहाँ पे जो अपना प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। अब प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होता है, मैंने बोल दिया है कि 4 हाइड्रोजन संलित होगा। देखो हमने क्या लिया, 4 हाइड्रोजन क्या ले लिया, संलित कर लिया। कितना हाइड्रोजन कर लिया, 4, यानी कि 4 ऐसे कर सकते हो आप इसको, सॉरी 1H1 प्लस 1H1 प्लस, सॉरी प्लस 1H1 प्लस 1H1। अब ये क्या करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये आपस में क्या करेगा, संलयित होके एक भारी नाभिक बनाएगा 2He4 प्लस क्या क्या निकालेगा, न्यूट्रिनो निकालेगा, प्लस गामा किरण निकालेगा, गामा फोटॉन, और प्लस 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, निकालता है। हम इस रिएक्शन का अगर आप कहो तो मैं निकाल के क्या दे दूं, इस रिएक्शन का अगर आप कहो तो मैं आपको निकाल के दे दूं एनर्जी, जो ये एनर्जी है वो कैसे निकली, देखो हम निकाल के दे देते हैं आपको। एक मिनट, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन आई है, तो देखो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का अगर हम एनर्जी निकालें तो देखो कैसे निकलेगी, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति में अभिकारक में कितने अणु है, 4 है, और क्या है, ओ एम एच, एच का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, माइनस क्या करेंगे, एच ई, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दिया है मेरे भाई, सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो अपना एच ई का होगा। इसमें अगर हम 931 से गुणा कर देंगे, अभी तो नहीं करते, यहाँ पे देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक की है वो एच ई नहीं, प्लस एच ई नहीं, वो एच ई है, वो हाइड्रोजन नाभिक, वो हीलियम नाभिक बनाते हैं, चले तो चल हीलियम नाभिक बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलियम नाभिक बन रहा है। अब यहाँ से क्या है, देखो हम क्या करते हैं, 4 है, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान संख्या है 1.007 माइनस हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है 4.0020, ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपना डेल्टा एम। डेल्टा एम आएगा तो देखो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे मेरे भाई, आएगा 4.031, थोड़ा दूर दूर हो गया, 4.0313 माइनस हम करेंगे 4.002। तो इसको हम माइनस करेंगे तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि बातें यहीं निपट जाएं, आगे ना जाए। साला कुछ तो काम कर जाया कर कभी यार। बस बस ऊपर जाना जाए, बहुत ज्यादा ऊपर ना, बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू। देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एम आएगा, हमारे पास जो द्रव्यमान क्षति आएगी वो हम घटा देंगे तो आ जाएगी 0.0293, घटा दोगे तो। अब ये द्रव्यमान क्षति है कि हमें निकालना है ऊर्जा, तो ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे भैया, द्रव्यमान क्षति में क्या करेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो एनर्जी आएगी हमारी वो 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी। इस रिएक्शन की एनर्जी हमने क्या कर दी, निकाल दी, जो हमने बोला ऊपर उतनी एनर्जी हमने क्या कर दी, यहाँ पे निकाल दी। ध्यान से सुनना भैया, हमने क्या कर दी, एनर्जी को हमने क्या कर दिया, निकाल दी। अब कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनो, अगर आपको अच्छी लगे तो लिख लेना। अब ये जो कार्बन चक्र हुआ या प्रोटॉन चक्र हुआ, उसमें हमने कितनी ऊर्जा निकाली, 27.7 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को
सूर्य के ताप को स्थिर बनाए रखने की सहायता करती है। ये जो ऊर्जा है ना, सूर्य का जो ताप है उसकी ऊर्जा को क्या करता है, बनाए रखता है। क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान के 1 किलोग्राम में क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान के 1 किलोग्राम में लगभग 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होते हैं। 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होते हैं और ये सूर्य के 1 किलोग्राम द्रव्यमान से अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। समझे मेरे भाई, सूर्य के क्या करते हैं, 1 किलोग्राम से अपार ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? आपको पता है कि सूर्य के अंदर का जो ताप होता है 2 × 10⁻7 केल्विन होता है। जो सूर्य के कोर का 6100 केल्विन ताप होता है, सूर्य के अंदर का ताप क्या होता है, 2 × 10⁻7 केल्विन। इतना खतरनाक ताप है। और जो बाहर है कोर पर आओगे तो 6100 केल्विन क्या होता है, सूर्य का ताप। आप सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे, इतनी खतरनाक बात है। अब आप जानते सूर्य जो है ना, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य 4 × 10⁻26 जूल सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। इतनी ऊर्जा देने के लिए सूर्य का जो द्रव्यमान है 4 × 10⁻9 किलोग्राम सेकंड की दर से कम हो रहा है। बाप रे, पता है इतनी ऊर्जा देने के लिए सूर्य का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, 4 × 10⁻9 किलोग्राम सेकंड की दर से कम हो रहा है। समझ लो। तो ऐसा कहेंगे तो भैया हम कहेंगे सूर्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, परंतु नष्ट होने वाला जो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का कुल द्रव्यमान पता है कितना होता है, 2 × 10⁻30 किलोग्राम। 2 × 10⁻30 किलोग्राम बहुत बड़ा सूर्य का द्रव्यमान है। लगभग वास्तव में अगर कहा जाए, वास्तव में 10 लाख वर्ष में सूर्य के द्रव्यमान का केवल 1 करोड़वां भाग ही नष्ट हुआ होगा। 1 करोड़वां भाग ही नष्ट होगा मेरे भाई। ऐसा बोला जाता है कि सूर्य अभी अगले 1000 करोड़ वर्ष, सूर्य अभी अगले 1000 करोड़ वर्षों तक अपनी वर्तमान ऊर्जा की दर से ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। भाई साहब 1000 करोड़ वर्ष तक जो ऊर्जा दे रहा है, यही ऊर्जा लगातार 1000 करोड़ वर्ष तक उत्सर्जन करेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ऐसा क्या है मेरे भाई, वैज्ञानिकों का मानना है। क्या इतनी बात मेरी भाई क्लियर हुई मेरी बात? क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस, ये टॉपिक आपकी जानकारी के लिए था। आप चाहो तो मैंने जो चीजें बोला है आप रिपीट करके मेरी बातों को लिख सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, नाभ की विखंडन और नाभ की संलयन में अंतर क्या है। और इस अंतर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस अंतर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की समाप्ति। इस अंतर के साथ साथ मेरे चैप्टर की क्या करे होगी मेरी भाई, समाप्ति होगी। आइए चलते हैं। चलिए हेडिंग क्या है, नाभ की विखंडन। नाभ की विखंडन तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम बता सकते हैं, एज इट इज सारी बात लिखना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें भी पता है। तो जो चीजें तुम्हें लगे कि मुझे लिखना चाहिए मेरे भाई, आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाभ की विखंडन तथा नाभ की संलयन, नाभ की संलयन में अंतर, 2 बॉक्स बना के कर दें, बहुत सही रहेगा इस तरह से। नाभ की संलयन तथा नाभ की विखंडन में क्या हो जाएगा, अंतर। चलिए देख लेते हैं फटाफट, ये वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं, क्योंकि दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अंतर भी कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, कम से कम 3-4 अंतर तो आपको पता होना चाहिए। तो अंतर के लिए पहले बॉक्स बनाया जाए। सब बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा ठीक लगे। ठीक, एक तरफ हम लोग लेंगे क्या,
बॉक्स बन गया हमारे पास। नाभ की विखंडन हमारा इस तरफ रहेगा, नाभ की विखंडन। दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि नाभ की विखंडन हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, कुछ टॉपिक आज भी पढ़े हैं। ये नाभ की, कम से कम 4 अंतर आपको पता होना चाहिए, कम से कम 4 अंतर आपको पता होना चाहिए। अरे यार, चलिए देखो, पहला अंतर ये है मेरे भाई, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। पहला अंतर ये है मेरे भाई, ये यहाँ पर जो है पहला अंतर हम ये बोल सकते हैं कि पहला अंतर है कि यह क्रिया साधारण ताप पर संभव है। जो नाभिक की विखंडन की अभिक्रिया है, इसको साधारण ताप पे कर सकते हो, लेकिन ये वाली उच्च ताप पर, अभी अभी बताया, लिख सकते हो। पहला, यह अभिक्रिया अभिक्रिया सामान्य ताप पर हो सकती है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, ताप उच्च होना चाहिए। यह अभिक्रिया अभिक्रिया सामान्य ताप पर कह देंगे, संभव नहीं है। यह क्रिया सामान्य ताप पर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसके लिए ताप बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, सामान्य ताप पर नहीं हो सकती है। क्लियर? पहला अंतर है, ये समान ताप पे हो सकती है पर ये वाली नहीं हो सकती। दूसरा अंतर मेरे भाई, कलर चेंज कर दिया जाए। दूसरा अंतर ये है कि भैया इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्रिया में लगभग, बताया था, इसको निकाल के भी दिखाया था पिछली क्लास में, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ये सब चीजें हम लोग पीछे पढ़ के आए मेरे भाई, होती है। ठीक है सर। और इस सब क्रिया में अभी भी बताया, इस अभिक्रिया में या क्रिया में, इस अभिक्रिया में 21.6, अभी अभी बताया भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये दो अंतर अभी अभी जस्ट अभी बताया इसको। तीसरा अंतर मेरे भाई, तीसरा अंतर क्या कह सकते हो भैया, कि इसमें एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है, इसमें एक भारी नाभिक, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में ओ माय गॉड, खाया कुछ नहीं, ठीक है, तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा, इसका क्या करते हैं, उल्टा, हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट का, इसमें दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक संयोग करके, मतलब जुड़कर, संयोग
करके भारी नाभिक बनाते हैं। भारी नाभिक बनाते हैं। अभी अभी पढ़ा भाई, क्या कोई डाउट है? नो भाई, नो 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 नो। चौथा हम कह सकते हैं, चौथा कम से कम तो आपको 4 पता होना चाहिए। कम से कम क्या होते हैं? 4 पता। अब देखो भैया, नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है 2 प्रकार की होती थी, एक नियंत्रित अभिक्रिया, एक अनियंत्रित। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम अगर बाहर एक बार एक्टिव हो गया तो ले भाई विनोद, पता नहीं कहां कहां तक का उड़ा देगा लोगों को। तो लिख सकते हैं यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया नियंत्रित की जा सकती है और ये वाली भाई साहब, तो जो खतरनाक अभिक्रिया है इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह अभिक्रिया नियंत्रित नहीं की जा सकती है। बाप रे बाप, खतरनाक अभिक्रिया भैया, खतरनाक अभिक्रिया। कम से कम 4 बातें आपको पता होना चाहिए। कम से कम क्या कहते हैं? 4 बातें आपको पता होना चाहिए। ये भी लिख सकते हो कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, भारी नाभिकों में होती है और ये हल्के नाभिकों में होती है, ये भी कह सकते हो। तो 4 ही मैं लिखा रहा हूँ, बाकी 4 मेन आपके इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बहुत सारी भी चीजें लिख सकते हो। तो मेरे भाई आज का जो ये टॉपिक है मैंने कर दिया खत्म, और जो नाभिक वाला चैप्टर वो पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी हाइड्रोजन बम या परमाणु बम को कैसे बनाया जाए, कैसे समझाया जाए कि कैसे क्या प्रोसेस है नाभिकीय रिएक्टर का, इन सबका हमारे पास बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं है। फिर भी अगर आपकी आवश्यकता होगी या आप कहेंगे तो हम इसके लिए एक वीडियो और बना देंगे, इसका डिटेल कि हाइड्रोजन बम की प्रोसेस क्या है और परमाणु बम के प्रोसेस क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के प्रोसेस क्या है, कैसे बिजली बनाई जाती है ना, कैसे हाइड्रोजन बम काम करता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे अगर आपको आवश्यकता होगी तो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई, ध्यान देना। तो मेरे भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि सर हाँ वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीजें समझ में आ गई है, और आप नोट्स बनाते चलो मेरे भाई। मेरे भाई मैं सिर्फ आज के लिए इतना कहूंगा कि तो आज बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम अगले वाले चैप्टर में मिलेंगे, सेमी कंडक्टर के यानी कि अर्ध चालक वाले चैप्टर में। लास्ट चैप्टर होगा हमारा, उसको भी हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे और लगातार बड़ी बड़ी सीरीज आएंगी। न्यूमेरिकल की सीरीज अलग से आएगी और आपके डेरिवेशन की सीरीज अलग आएगी। आई होप यू क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।